हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली पावर ऑफ एजुकेशन पे। आई होप आप अच्छे होंगे, ठंड से बचे हुए होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम समाज शास्त्र का मॉडल पेपर थर्ड कर रहे हैं, तो उसमें हमने लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे। तो सेकंड क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो हम अभी इसी क्लास में देखेंगे कौन सा है। तो हम देखते हैं बिना किसी देरी के हमारा लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, प्राकल्पना क्या है और उसके स्रोतों को समझाइए। पहले हमें पता होना चाहिए प्राकल्पना होता क्या है, उसके बाद क्या है कि उसके जो स्रोत है उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, आंसर स्टार्ट करते हैं। प्राकल्पना या फिर परिकल्पना एक धारणा या विचार है जिसे तर्क के लिए प्रस्तावित किया जाता है। ये किसी घटना की व्याख्या करने वाला सुझाव या अलग अलग घटनाओं के आपसी संबंध की व्याख्या करने वाला तर्कपूर्वक सुझाव होता है। मतलब क्या है कि एक थॉट होता है। परिकल्पना क्या हमारे इमेजिन करते हैं, जो हम सोचते हैं कि ऐसा इमेजिन करते हैं ना कि ऐसा हो सकता है, ऐसा एस्टिमेट लगाते हैं किसी चीज के बारे में। वही बात इसमें है कि एक विचार है या फिर किसी घटना के बारे में, या फिर होता है कि अलग अलग जो घटनाएं घटित हुई है उनके बीच में एक रिलेशन क्रिएट करने में, संबंध क्रिएट करने के लिए जो तर्कपूर्ण सुझाव देता है। ये में क्या है कि सजेशन देता है। परिकल्पना शोध में नए क्या मिलेगा। अब क्या है कि परिकल्पना में शोध में क्या मिलेगा, इससे भविष्यवाणी करती है कि यह शोध प्रश्न का एक अस्थायी उत्तर होता है जिसमें अभी तक परीक्षण नहीं किया हुआ। मतलब क्या है कि जो हम शोध करें उसमें हमें मिलेगा क्या, कि उसकी भविष्यवाणी कहते हैं कि हम अगर इस फील्ड में जाएंगे तो हमें इन फ्यूचर क्या प्राप्त होगा, हमें क्या मिलेगा। तो उसकी भविष्यवाणी करना ही क्या होता है, परिकल्पना होता है। और क्या है कि जो इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैसे होते हैं, उसका आंसर अस्थायी होता है कि इसका आंसर कभी भी सेम नहीं आता। हर किसी के बंदे की थिंकिंग अलग होती है, थॉट्स अलग होते हैं, जिसके बेस पे वो अलग अलग मैटर पे एक मतलब मुद्दा चाहिए को सोचने की क्षमता अलग अलग होने की वजह से क्या है कि उसके आंसर अलग अलग होते हैं, जिसके लिए क्या कह सकते हैं, इसे अस्थायी कहा गया है कि मतलब सिमिलर नहीं है। तो उसके बाद क्या है कि अभी तक परीक्षण मतलब सभी के लिए अलग अलग थॉट्स होते हैं, अलग अलग थिंकिंग होती है, जिसके बेस पे आंसर भी अलग अलग होते हैं। तो उसके लिए इसका परीक्षण भी नहीं किया गया, मतलब इसको फिक्स इसका एक फाइनल आंसर था ना वो नहीं दिया गया। अब देखेंगे प्राकल्पना के स्रोत। पहले हमने देखा प्राकल्पना क्या होती है, अब देखेंगे इसके स्रोत। तो फर्स्ट है सामान्य संस्कृति। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा सामान्य संस्कृति। तो इसमें क्या होता है, सामान्य संस्कृति से परिकल्पना के स्रोत का मतलब है कि किसी विशेष संस्कृति के मूल्य, विश्वास, लोक कथाएं, दर्शन, धर्म वगैरह परिकल्पना बनाने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। अब क्या है कि जो हमारे की संस्कृति है या फिर जो हमारे मूल्य है, या फिर हम कह सकते हैं लोक कथाएं जो पहले से रीति रिवाज चलते आ रहे हैं, उन सभी का क्या करना कि उनको बनाने के लिए, उनके लिए एक परिकल्पना बनाने के लिए क्या करते हैं, महत्वपूर्ण स्रोत है कि जो पहले से रीति रिवाज चलते आ रहे हैं, हमारे धर्म धार्मिक जो रीति रिवाज है उनको और बढ़ावा देने के लिए, फिर उनको कंटिन्यू बनाए रखने के लिए क्या करता है, एक महत्वपूर्ण स्रोत है। उदाहरण के लिए भारतीय संस्कृति में जाति, परिवार, ग्रामीण संरचना से जुड़ी परिकल्पनाएं बनाना आसान है। जो हमारी इंडियन कल्चर है उसमें क्या होता है कि किसी कास्ट के लिए, फैमिली के लिए, ग्रामीण जो किसी विलेज की संरचना करना, इन सभी से जुड़ी हुई क्या होती है, परिकल्पना बनाना इजी है। कैसे इजी है, क्योंकि वैज्ञानिक सिद्धांत से परिकल्पनाएं बनती है। जो परिकल्पना है वो कैसे बनती है, वैज्ञानिक सिद्धांतों से। तो हमसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमारी परिकल्पना किस बनती है या फिर परिकल्पनाएं किससे बनाई जाती है, तो हमारा ये वैज्ञानिक सिद्धांतों से। किसकी हेल्प से, वैज्ञानिक सिद्धांतों की हेल्प से। ठीक है, तो नेक्स्ट है समरूपता से भी परिकल्पनाएं बनती है। जैसे लुई पाश्चात्य से चेचक के टीके के सिद्धांत में गायों को चेचक के से संक्रमित होने और मनुष्यों से भी चेचक के विषाणु होने की परिकल्पना बताई जाती है। मतलब क्या है कि हम इमेजिन कर लेते हैं, सोच लेते हैं जैसे कि समरूपता, कि सभी में समरूपता होना, एक जैसा होना, उसकी परिकल्पना कैसे बनती है कि जो चेचक होता है, चेचक रोग जो होता है उसके टीके के मतलब वो चेचक संक्रमण वो पशुओं में भी हो सकता है और इंसानों में भी हो सकता है। इसके बेस पे क्या सिमिलरिटी दिखाई गई है कि ये जो मतलब कि रोग है या फिर चेचे की जो बीमारी है वो गायों से लेकर पशुओं से लेकर क्या है इंसानों तक ये ट्रांसफर होती रहती है एक दूसरे में। जो इनके अणु होते हैं, विषाणु होते हैं, फिर जो कुछ अणु होते हैं वो इधर उधर ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इसके बेस पे क्या है, समरूपता है। इसमें समरूपता मतलब समानता। तो नेक्स्ट है व्यक्तिगत अनुभवों से भी परिकल्पनाएं बनती हैं। जो हमारा एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, उसके बेस पे भी क्या है कि हम इमेजिन कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं कि अगर हम मान लो हमने पूरी सीरीज देखी, बुक क्वेश्चन आपको बढ़ाए, जो क्वेश्चन हमें इंपॉर्टेंट लगते हैं उसके बेस पे हम बता सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो जिसके बारे में हमें एक्सपीरियंस होता है उसके बाद में क्या है, उसकी परिकल्पना करना आसान हो जाता है, ईजी हो जाता है। नेक्स्ट है क्षेत्र विशेष में हुए अनुसंधान से भी परिकल्पनाएं बनाई जाती है। मतलब किसी क्षेत्र में विशेष जो चीज हो रही है या फिर अनुसंधान हो रहा है उसके बेस पे भी क्या है कि हम इमेजिन कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं या फिर परिकल्पना बना सकते हैं। तो नेक्स्ट इसमें है सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। इसके आगे सब पॉइंट्स है। फर्स्ट है सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। तो इसमें क्या होता है कि सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिकल्पनाओं के स्रोत का मतलब है कि किसी विशेष संस्कृति के मूल्य, विश्वास, लोक कथाएं, दर्शन, धर्म वगैरह से परिकल्पना बनाती है।
अब क्या है कि वही सेम चीज़ है, संस्कृति में क्या था जो संस्कृति से कल्चर से रिलेट करती है, चाहे वो हमारी लोक कथाएँ या दर्शन है या फिर धर्म से संबंधित जो भी हमारी बातें हैं, जो इसमें इंक्लूड होती है, तो वो क्या होता है कि वो हमारे सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जाति, परिवार, ग्रामीण संरचनाएँ, ये सब क्या होती है इसकी परिकल्पना से जुड़ी हुई होती हैं। मतलब जो हमारी पहले से संस्कृति है उसी को आगे बढ़ाने के लिए जिन चीज़ों का यूज़ करते हैं वो सांस्कृतिक में आता है। नेक्स्ट है लोक विश्वास। सेकंड पॉइंट है इसमें लोक विश्वास में कहता है लोक विश्वास का मतलब है धर्म, रहस्यवाद, अस्पष्ट घटनाओं और असाधारण घटनाओं से जुड़े विश्वास और लोक कथाएं। लोक विश्वासों को अक्सर अखानों या फिर रीति रिवाजों, अनुष्ठानों, खान पीन, कहावतों और कविताओं में व्यक्त किया जाता है। मतलब लोक विश्वास लोगों का विश्वास होता है कि जैसे पहले वाले लोग थे वो क्या करते थे कि अखान या फिर बोलते ना मुहावरेबाजी करते थे या फिर कुछ ऐसे वाक्य यूज करते थे जो अखान के रूप में पेश होते थे, कहावत होती थी। कहते हमारे बुजुर्ग ऐसे कहते थे, वो सब क्या आते हैं लोक विश्वास में आते हैं। नेक्स्ट उदाहरण फॉर एग्जाम्पल कैसे धार्मिक विश्वास, अंधविश्वास, लोक कथाएं और किंवदंतियां। मतलब जो धर्म में विश्वास करते हैं वो सब क्या है लोक विश्वास में। अंधविश्वास में बोलते हैं जो लोग धर्म में बहुत ज्यादा मतलब कि विश्वास रखते हैं उसको कई लोग बोलते हैं ना जो धर्म में विश्वास नहीं करता वो उनको अंधविश्वासी कहते हैं। तो वो सब किसमें आता है लोक विश्वास में आता है। तो नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन। तो थर्ड पॉइंट इसे कहें कि सामाजिक परिवर्तन का मतलब है समाज में होने वाले ऐसे बदलाव जिनका असर पूरे समाज पर पड़ता है। मतलब क्या है कि कुछ एक ऐसे चेंजेस आना जिसमें क्या है पूरी सोसाइटी पर उसका इफेक्ट पड़ता है। वो कैसे होते हैं वो हमारे सामाजिक परिवर्तन होते हैं। कौन कौन से होते हैं जैसे सामाजिक परिवर्तन के कई रूप हो सकते हैं जैसे सहयोग, समायोजन, संघर्ष और प्रतियोगिता। सहयोग, समायोजन या फिर संघर्ष या प्रतियोगिता जो होती है वो हमारे किसके एग्जाम्पल्स हैं वो सामाजिक परिवर्तन के हैं। तो इसमें कहते हैं सामाजिक परिवर्तन कभी एक रेखीय तो कभी बहुरेखीय होती है। सामाजिक परिवर्तन कैसा हो सकता है एक रेखीय भी हो सकता है और बहुरेखीय भी हो सकता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो सामाजिक जो हमारा परिवर्तन होता है तो कितने रेखीय होता है। एक रेखीय भी हो सकता है और बहुरेखीय मतलब एक से ज्यादा जो रेखाएं बनाती है उसके आधार पर भी इसका यूज हो सकता है। फिर सामाजिक परिवर्तन की गति असमान और सापेक्षित होती है। मतलब जो सामाजिक परिवर्तन होता है इसकी जो गति होती है वो अलग अलग होती है असमान समान नहीं होती। इसमें क्या है डिफरेंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट सामाजिक परिवर्तन के कई कारण हो सकते हैं जैसे कि जनसांख्यिकी, प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। जब समाज में परिवर्तन होते हैं तो वो बहुत सारी चीजों के आधार पर हो सकते हैं जैसे जनसांख्यिकी, प्रौद्योगिकी या फिर हमारी जो संस्कृति के आधार पर आर्थिक कारक के आधार पर क्या होता है इसमें चेंजेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन की कई कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। अब क्या है कि हम कहते हैं ना कि भविष्यवाणी कर लेते हैं बट क्या है कि जो हमारा सामाजिक परिवर्तन है उसमें भविष्यवाणी नहीं की जा सकती क्योंकि क्या पता किस टाइम पे किस चीज पे क्या चेंजेस हो। तो हमें इस चीज के बारे में पहले से कोई आइडिया नहीं होता। ठीक है। तो सेकंड सिद्धांत देखेंगे वैज्ञानिक सिद्धांत। तो वैज्ञानिक सिद्धांत में कहता है कि वैज्ञानिक सिद्धांतों से परिकल्पना के स्रोतों का मतलब है कि परिकल्पनाएं बनाने के लिए वैज्ञानिक सिद्धांतों से प्रेरित हो सकते हैं। अब क्या है कि जो हमारी जो भी हमें स्रोत बनाने हैं परिकल्पना के उसको बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं जो वैज्ञानिक होते हैं वो कैसे सिद्धांतों का यूज करते हैं वैज्ञानिक सिद्धांतों से प्रेरित होते हैं उनसे इंस्पायर होते हैं देन वो क्या करते हैं इसमें चेंजेस करते हैं। परिकल्पना बनाने के लिए वैज्ञानिकों के पास कई स्रोत होते हैं। अब क्या है कि जो वो हम परिकल्पना बनाते हैं भविष्यवाणी करते हैं उसके लिए क्या है उनके पास बहुत सारे स्रोत होते हैं। तो वो स्रोत कौन से होते हैं तो स्रोत देखेंगे पूर्व अनुसंधान, समवर्ती अवलोकन, विरोधी दृष्टिकोणों से प्राप्त अंतर्दृष्टि, वैज्ञानिक सिद्धांत, सामान्य स्थितियां। तो इनके स्रोत बताए गए। आपको ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि जो वैज्ञानिक सिद्धांत है उनके स्रोत कौन से हैं। तो आपको ध्यान रखना है पूर्व अनुसंधान, समवर्ती अवलोकन, विरोधी दृष्टिकोण से प्राप्त अंतर्दृष्टि, वैज्ञानिक सिद्धांत और सामान्य स्थितियां। ये सब क्या है इसके स्रोत है किसके वैज्ञानिक जो हमारे सिद्धांत है उसके स्रोत है। परिकल्पना किसी अध्ययन में चरों के बीच अपेक्षित संबंध को व्यक्त करती है। मतलब जो जिनके बीच में जो क्या है अध्ययन का जो चर होते हैं जो अध्ययन कर रहे हैं उनके बीच का जो रिलेशन होता है उसको कौन दिखाता है परिकल्पना। तो यह किसी भी शोध को करने से पहले विकसित की जाती है। मतलब किसी भी प्रकार में किसी फील्ड में अगर हम सर्च कर रहे हैं शोध कर रहे हैं तो उसमें क्या है उसको पहले विकसित किया जाता है पहले बनाया जाता है। परिकल्पनाएं राय नहीं होती बल्कि तथ्यों और अवलोकनों पर आधारित होती है। जो हमारी परिकल्पनाएं होती है वो कोई राय नहीं होती सजेशन नहीं होता वो क्या होता है किसी तथ्य या फिर अवलोकन मतलब किसी मुद्दे पे क्या होता है कि उस पर आधारित होती है। परिकल्पनाएं वैज्ञानिक अनुसंधान का समर्थन करती है और मौजूदा ज्ञान का विस्तार करती है। तो हम मतलब जो हमारी इमेजिनेशन होती है परिकल्पना होती है वो कैसे होती है वैज्ञानिक सिद्धांत का समर्थन मतलब उसको सहयोग करती है उसके साथ मिलकर चलती है। देन उसके बाद जो हमारे पास मौजूदा जो हमारे पास एट अ प्रेजेंट टाइम जो नॉलेज होती है उसको क्या करती है विस्तार करती है उसको बढ़ावा देती है। नेक्स्ट पॉइंट है समरूपता। तो समरूपता में क्या है कि समरूपता का मतलब है किसी चीज को घुमाना, पलटना या फिर मोड़ना पर वह दूसरी चीज जैसी दिखे।
मतलब जो समरूपता मतलब क्या है कि किसी भी चीज को घुमाओ, इस तरीके से घुमाओ या फिर पलटो या मोड़ो कि वो दूसरी चीज जैसे सेम दिखे, किसी भी डायरेक्शन में उसको घुमा लो या फिर मोड़ लो, पलट लो, जैसे मर्जी करो, बट वो दूसरी चीज के जैसे क्या हो, समान हो, दिखने लग जाए। समरूपता का ग्रीक शब्द से आई है। समरूपता का एक ग्रीक शब्द से आया जिसका अर्थ है एक साथ मापना। अब हमसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है समरूपता किस भाषा का या किस लैंग्वेज का शब्द है, तो वो ग्रीक का है। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि एक साथ मापना, किसी चीज को एक साथ मापना या फिर किसी के साथ कंपैरिजन करना। तो गणित में समरूपता का इस्तेमाल ज्योमेट्री के अध्ययन के लिए किया जाता है। अब क्या है कि अलग अलग फील्ड में अलग अलग इसका मीनिंग होता है। तो मैथ में क्या होता है, मैथमेटिक्स में समरूपता का इस्तेमाल किसके बेस पे करते हैं, ज्योमेट्री के अध्ययन के लिए किया जाता है। बट समरूपता क्या है, ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है एक साथ मापना। क्या करना, एक साथ मापना, किसी के साथ एक ही टाइम पे दो चीजों का कंपैरिजन करना। तो इसके आगे सब पार्ट देखेंगे। समरूपता की अवधारणा आमतौर पर ज्योमेट्री में पाई जाती है। कि जो अवधारणा होती है, कमी होती है, वो किसके आधार पर पाई जाती है, ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री का यूज हम किसमें करते हैं, किस सब्जेक्ट में करते हैं, मैथमेटिक्स में। तो समरूपता के 4 प्रमुख प्रकार है, अनुवाद, घूर्णन, परावर्तन और ग्लाइड परावर्तन। समरूपता के 4 प्रकार है। पूछा जा सकता है कि समरूपता के कितने प्रकार और कौन कौन से हैं, तो हमें पता होना चाहिए 4 प्रकार है कौन से, अनुवाद, घूर्णन, परावर्तन परावर्तन और ग्लाइड परावर्तन। देख लो, ठीक है। तो नेक्स्ट है, स्कूलों में गणित में समरूपता का मुख्य प्रकार परावर्तन समरूपता है। स्कूलों में क्या होता है, जो मैथमेटिक्स में समरूपता का मुख्य प्रकार क्या होता है, परावर्तन समरूपता होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, समरूपता के साथ काम करते समय प्रारंभिक छवि को पूर्व छवि कहा जाता है। मतलब जब हम समरूपता के साथ काम करते हैं, एक साथ किसी के साथ काम करते हैं, दो चीजों के साथ, तो उसमें क्या होता है, जो प्रारंभिक छवि को क्या कहते हैं, पूर्व छवि कहते हैं। जो स्टार्टिंग की छवि होती है, इसमें क्या होता है, उसको पूर्व छवि कहा जाता है। यही हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क्स में। जो हमारी प्रारंभिक छवि होती है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो पूर्व छवि के नाम से जाना जाता है। और दूसरी छवि को छवि कहा जाता है। मतलब क्या है, दूसरी छवि को क्या कहते हैं, छवि ही कहते हैं। बट जो प्रारंभिक छवि होती है उसको क्या कहते हैं, पूर्व छवि कहते हैं। नेक्स्ट है, समरूपता वास्तविक जीवन में भी दिखती है। जैसे मोर के पंखों और तितली के पंखों के बाएं और दाएं भाग एक जैसे होते हैं। समरूपता क्या है कि जैसे मोर और हमारी क्या है, तितली, इन दोनों के पंखों में समरूपता देखने को मिलती है। क्यों, क्योंकि इनके दोनों साइड, लेफ्ट और राइट साइड के जो पंख होते हैं इनके, वो कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता। फिर है, मधुमक्खियों के छत्ते षटकोणीय आकार के बने होते हैं, जो कि समवितरित प्रकृति के होते हैं। अब क्या है कि जो मधुमक्खियों के हमारे छत्ते होते हैं वो कैसे होते हैं, षटकोणीय। तो वो कैसे होते हैं कि समवितरित प्रकृति, किस प्रकृति के होते हैं, सममितित प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट है, सर्दियों में बर्फ के टुकड़े में तीनों सममितित रेखाएं होती हैं। जो अब ठंड के मौसम में क्या होता है, जो बर्फ होती है उसके जो टुकड़े होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, तीनों, जो 3 डायरेक्शन में जो सममितित रेखाएं होती हैं उसके बेस पे या फिर उसके आधार जैसे होते हैं, उसके जैसे ही होते हैं। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत अनुभव। तो व्यक्तिगत अनुभव से क्या मीनिंग है, इसका क्या स्रोत है इसमें। व्यक्तिगत अनुभव से परिकल्पना तैयार की जा सकती है। अब क्या है कि व्यक्ति का जो एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, उसके बेस पे क्या कर सकता है, वो परिकल्पना या फिर इमेजिनेशन कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, बना सकता है। जीवन में घटने वाली घटनाओं और अनुभवों के आधार पर कई तरह की परिकल्पनाएं बनाई जा सकती है। जो हमारे जीवन में घटनाएं घटी हुई, इंसिडेंट हुए, हम उसके एक्सपीरियंस से क्या कर सकते हैं, बहुत सारी परिकल्पनाएं बना सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, पर्याप्त शोध प्राप्त करना चाहिए। पहले क्या है कि हमें पूरा जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन है वो पूरे अच्छे से क्या करनी चाहिए, प्राप्त करनी चाहिए। फिर दूसरे लोगों में क्या किया और क्या सीखा, यह जानना चाहिए। फिर क्या, पहले उसके बारे में पूरे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, देन उसके बाद क्या करना है कि दूसरे लोगों में क्या किया गया है और क्या सीखा है, दूसरे लोगों ने हमसे या फिर हमने दूसरे लोगों से क्या किया है, फिर क्या सीखा है, वो देखना चाहिए। समस्या को समझने के बाद ही प्रयोग करना चाहिए। पहले हमें क्या है, जो प्रॉब्लम है पहले उसको समझना चाहिए, देन उसके बाद क्या है कि उसको यूज करना चाहिए, फिर उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट, पहले से हो चुके प्रयोगों को दोहराकर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मतलब जिन चीजों को या फिर जिन टेक्निक से मेथड को हमने पहले यूज कर लिया, उसको दोबारा से यूज करके टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। समस्या को परिभाषित करते समय पर्याप्त रूप से विशिष्ट होना चाहिए। मतलब जैसे हम क्या कर रहे हैं, जो भी समस्या है उसको परिभाषित, मतलब उसको एक्सप्लेन करते समय क्या करना चाहिए, हमें समय पर्याप्त रूप से, कि जो टाइम पीरियड उसको उतना की रखना चाहिए जितनी की इन्फॉर्मेशन हमें। ये नहीं है कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, हम उसको 25 मिनट का टाइम लगा के एक्सप्लेन करें, तो वो क्या है, समय की बर्बादी। तो समय को ध्यान में रखते हुए उसको उसकी बेस पे क्या करना चाहिए, विशिष्ट हमें ध्यान देना चाहिए या फिर परिभाषित करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अंतर प्रज्ञा। तो इसमें क्या होता है कि अंत प्रज्ञा का मतलब है बिना तर्क और अनुमान के ही ज्ञान पाने की क्षमता।
अब क्या है कि बिना किसी अनुमान या फिर बिना किसी तर्क के क्या करना कि हमें ज्ञान प्राप्त करना, नॉलेज प्राप्त करनी है, तो वो किसमें आता है? अंतःप्रज्ञा में आता है। तो यह एक त्वरित प्रक्रिया है जो स्वचालित रूप से बिना किसी परिश्रम के निर्णय लेती है। मतलब ये स्वचालित खुद से चलने वाली एक प्रक्रिया है जो किसी के बिना परिश्रम के कि क्या कहते हैं, किसी परिश्रम के निर्णय लेती है। मतलब कोई भी मतलब मेहनत कर रहा है, उसके आधार पर क्या कहती है, ये रिजल्ट तक ले जाती है। यह मानसिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये अंतरात्मक की आवाज है। मतलब क्या है कि ये एक हमारी मानसिक प्रक्रिया नहीं है, मानसिक रूप से जिसको यूज करते हैं वो प्रक्रिया नहीं, बट ये क्या है, अंतरात्मा, जो हमारे आत्मा से आवाज आती है, वो वाली प्रक्रिया है। ठीक है। अंतर्प्रज्ञावाद वह दृष्टिकोण है जो अंतरात्मा को एक सहज ज्ञान प्रयुक्त सकाय मानता है। जो हमारा अंतर प्रज्ञात्मकवाद है वो क्या करता है, जो हमारे अंदर की आवाज होती है उसको क्या करता है, सहज पर ज्ञान, जो उसको मतलब संजोकर या फिर उसको इस तरीके में रखना कि ताकि हम ज्ञान ज्ञान प्राप्त कर सके। तो इसमें क्या करता है, एक संयुक्त सकाय मानता है, उसको एक मेथड मानता है। नेक्स्ट है, अंतःप्रज्ञा की मदद से भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और मुनाफा खोरी या फिर ऐसे व्यवहारों को कम किया जा सकता है। अंतःप्रज्ञावाद से क्या होता है कि जो भाई भतीजावाद होता है या फिर हम बोल सकते हैं भ्रष्टाचार, इन सभी को क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ड्राइविंग करना, खेलना और शेयरों में निवेश करना जैसी गतिविधि अंतःप्रज्ञा के आधारों पर ही क्या की जाती है। मतलब जो ड्राइविंग करते हैं, खेलते हैं, फिर क्या करते हैं, शेयर जो शेयर्स होते हैं ना मार्केट में, शेयर्स करते हैं कि शेयर्स का प्राइस बढ़ गया, कम हो गया, तो उसमें क्या होता है, निवेश करना, एंटर करना, ये सब गतिविधियां किसके अंतर आती है, अंतःप्रज्ञा के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है, बच्चों में अंतःप्रज्ञा विकसित करने के लिए उन्हें श्वसन तरीके, निर्देशित ध्यान और विश्राम की तकनीकें सिखाई जाती है। मतलब जब इनको बच्चों में अंतर जो हमारी प्रज्ञा है, इसको विकसित करने के लिए क्या करना चाहिए, श्वसन जो टेक्निक्स होती है, निर्देशित ज्ञान होता है, या फिर हम कह सकते हैं विश्राम, इन सब टेक्निक को क्या सिखाना चाहिए। ठीक है। तो नेक्स्ट है, अनुसंधान एवं साहित्य। तो इसमें क्या होता है कि परिकल्पना के स्रोत, अनुसंधान और साहित्य से तात्पर्य है किसी शोध परिकल्पना को विकसित करने के लिए संबंधित क्षेत्र के पूर्व अनुसंधानों और साहित्य की समीक्षा की जाती है। मतलब जो भी विकसित एरिया है उसमें क्या होता है कि जो भी हम उससे रिलेट करता एरिया होता है, उससे क्या करते हैं, हम अनुसंधान या सहायता की समीक्षा करते हैं। इससे पता चलता है कि किस तरह की परिकल्पना पर काम किया जा चुका है, इसके आधार पर नई परिकल्पना बनाई जा सकती है। जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें पता चल जाता है किस किस फील्ड में या फिर किस किस काम पे जो परिकल्पना का काम हो चुका है और कौन कौन सी रहती है, तो उसको हम क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। तो देखेंगे आगे सब पार्ट्स। परिकल्पना एक अवधारणा का विचार है जिसे शोध और प्रयोगों के जरिए परखा जाता है। अब क्या, परिकल्पना एक अवधारणा है जिसे क्या कर सकते हैं, शोध या फिर हम यूज करके, उसके बारे में अध्ययन करके या फिर उसको यूज करके क्या कर सकते हैं, परख सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यह एक पूर्वानुमान है जिसे शोध के जरिए परखा जा सकता है। पूर्वानुमान पहले से इसका अनुमान लगाया जा सकता है, मतलब इसको शोध के बाद उसको यूज करके क्या कर सकते हैं, इसको एनालाइज कर सकते हैं, परख सकते हैं। नेक्स्ट है, परिकल्पना शोधकर्ताओं को अपने पूर्वानुमानों का प्रशिक्षण करने और प्रयोगों को डिजाइन करने में मदद करती है। परिकल्पना से क्या होता है कि जो भी हम अपने पहले से एस्टिमेट लगाए, अनुमान लगाए, उनको क्या करती है, उनको डिजाइन करने के लिए या फिर उसको क्या करते हैं, उसको यूज करने के लिए जो डिजाइन बनाते हैं उसमें हमें क्या करती है, हेल्प करती है। नेक्स्ट है, परिकल्पना अनुसंधान की दिशा और प्रगति को बनाए रखती है। अब परिकल्पना क्या होती है, जो अनुसंधान की डायरेक्शन होती है, फिर उसकी ग्रो करने की प्रगति की जो राह होती है, उसको क्या करती है, बनाए रखती है, स्टेबल रखती है। नेक्स्ट पॉइंट है, परिकल्पना शोधकर्ताओं के लिए अपनी जांच शुरू करने और पाठकों के लिए उपयुक्त संदर्भ स्थापित करने में मदद करती है। अब जो हमारी परिकल्पना होती है, इमेजिनेशन होती है, वो शोधकर्ताओं के लिए क्या करती है, जांच शुरू करने के लिए, जो अपनी जांच करते हैं उसके लिए शुरू करती है। देन उसके बाद जो पाठकों के लिए उपयुक्त जो संदर्भ है, मतलब उसको ब्रीफ में जो हम डाटा लिखते हैं उसको ब्रीफ में बताने के लिए क्या करती है, स्थापित करने में मदद करती है। कि बहुत सारा डाटा उसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीज होती है उसको क्या करती है, एक ब्रीफ में या फिर संदर्भ में कह सकते हैं, ब्रीफ में शॉर्ट फॉर्म में रखने के लिए क्या करती है, हेल्प करती है कि उनको इजीली जो डाटा है वो प्रोवाइड करवाया जाए, जो इंपॉर्टेंट डाटा उन तक पहुंच सके। नेक्स्ट है, परिकल्पना शोध विषय के लिए जरूरी और प्रासंगिक तथ्यों का चयन करने में मदद करती है। अब क्या है कि जो परिकल्पना वो हमारे शोध का कोई सब्जेक्ट है, विषय, उसके लिए जो जरूरी है या फिर हम कह सकते हैं प्रासंगिक तथ्य होते हैं, जो मतलब कि सहारणीय या फिर इंपॉर्टेंट तथ्य होते हैं, उनके लिए क्या करती है, उनको चयन करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है हमारा इस क्वेश्चन का, एक अच्छी परिकल्पना प्रशिक्षण योग्य होनी चाहिए। मतलब एक अच्छी जो परिकल्पना इमेजिनेशन है वो कैसे होनी चाहिए, प्रशिक्षण के योग्य होनी चाहिए, उसके आधार पर होनी चाहिए कि प्रशिक्षण किया जा सके। तो ये हमारा सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, जो है व्यक्तिगत अध्ययन विधि का क्या अर्थ है, देन उसके उसके गुण या फिर सीमाएं, उसका विवेचन करना। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।